दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। और हम यहां पर देखते हैं गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है। हिंदी में बात करते हैं गद्य शिक्षण की और एक क्विक रिवीजन पूरा वीडियो आप लोगों को दे देते हैं। देखते हैं इसमें छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना ही गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। छात्रों में मुहावरे, लोकोक्तियां, सामासिक पदों की जानकारी देना, छात्रों में व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की शुद्ध वाचन की शिक्षा देना, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में मौलिक कल्पना तथा लेखन की शक्ति का विकास करना। गद्य का अर्थ क्या होता है? आचार्य दंडी, जिस रचना में छंद शास्त्र को कि गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य होते हैं। द्रुत पाठ का अर्थ क्या होता है? द्रुत पाठ का अर्थ होता है शीघ्र गद्य एवं पद्य में अंतर। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है, भाषा व्याकरण पद्य में अनुभूति की प्रधान होती है। पद्य का संबंध संवेदना तथा मतलब गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि नियमों का पालन नहीं होता, जबकि पद्य में इन नियमों का पालन होता है। पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका। पद्य में रचनाबद्ध छंदबद्ध एवं छंदयुक्त होते हैं, जबकि गद्य में छंद का कोई प्रयोग नहीं होता। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य क्या होते हैं? वाक्यों की रचना, व्याकरण ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान, कोश में वृद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां इत्यादि का ज्ञान, कल्पना शक्ति का विकास। अभिव्यक्ति क्या होती है? व्यक्ति द्वारा प्रकट किए अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सफलता से समझा जा सकता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। इसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर के अपन क्वेश्चन करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के अनुभवों को समझा जा सकता है। बच्चों के द्वारा जन्म के समय भूख प्यास इच्छा को रोकर मौखिक अभिव्यक्ति से ही प्रकट करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भंडारण की वृद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सर्वनाम क्या होते हैं? कुछ शब्द संज्ञा के स्थान में बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें एक वचन तथा बहुवचन में अंतर होता है, जैसे हम तुम आप। निश्चयवाचक होता है, इसमें एक वचन और बहुवचन में अंतर अग्र प्रकार से पड़ता है। संज्ञा से बनने वाली धातुएं पढ़ से पढ़ाना, रो से रोना, ना जोड़ के। सर्वनाम से बनने वाली धातुएं अपना से अपनाना, विशेषण से मीठा से मिठियाना, कड़ुआ से कड़ुआना। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हुए क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खरगोश तेज दौड़ रहा, पिताजी बाहर घूमने गए। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द विशेषण। संज्ञा की शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताते तो विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ये हम पढ़ चुके हैं। वाचन क्या होता है? लिखित भाषा की ध्वनियुक्त वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। ध्वनि रहित वाचन से, चलो इसको देखते हैं। वाचन से दोस्तों हम देखते हैं और मौन वाचन का महत्व, मौन वाचन का महत्व तो चलो हम पढ़ते देखते हैं। मौन वाचन की आवश्यकता और महत्व में कुछ इस प्रकार से अंतर है। विद्यार्थियों को कम से कम समय में अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात कराना, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने हेतु प्रेरित करना, उनकी चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयास करना, कक्षा में अन्य छात्रों को व्यवधान पहुंचाए बिना अपनी ही क्षमता एवं योग्यता अनुसार छात्रों को पाठ्यांश के समझने हेतु प्रयास कराना, छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का उपयोग किए जाने हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करना। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो डे और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। छा का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ? का और सा के। पहला ऑप्शन उसमें ठीक है। निम्न से कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? आ। ए ओ संयुक्त स्वर होते हैं। किन वर्णों को स्वर कहा जाता है? या हुआ को निम्न से कौन सा अंतस्थ वर्ण होता है? तो सा होता है। छा संयुक्त वर्ण के योग से बनता है। का और सा के का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श कौन से शब्दों में शुद्ध अधीन? आगे देखते हैं दोस्तों। भाषाई कौशल नहीं है गद्य। भाषा प्रधान कौशल है सुनना और बोलना। प्रमुख भाषाई कौशल होते हैं चार प्रकार के। वाचन क्या है? बोलना वाचन है। वाचन प्रकार माने जाते हैं चार प्रकार के। हाँ देखो यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है वाचन के प्रकार। शाश्वर वाचन, मौन वाचन। शाश्वर वाचन दो प्रकार का होता है: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन भी दो प्रकार का होता है: व्यक्तिगत वाचन, संवेद वाचन। मौन वाचन दो प्रकार का होता है: द्रुत वाचन, गंभीर वाचन। शाश्वर वाचन क्या होता है? स्वर सहित वाचन शाश्वर वाचन का अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर शाश्वर पढ़ना ही स्वर वाचन कहलाता है। शाश्वर वाचन के दो भेद होते हैं: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है? शिक्षा द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श के रूप में होता है। अतः अध्यापक को सुनना वाचन में ध्यान देने योग्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां रहती हैं और वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसे आदर्श वाचन नहीं माना जाए वाचन नहीं कहा जाएगा। अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है कि अध्यापक में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वह वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तविक बालकों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत। अनुकरण वाचन क्या होता है? अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। इसके अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र
अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार बोलने का प्रयास करता है। अनुक्रम वाचन तो व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन क्या होता है? इसमें बालक अकेला जोर से उच्चारण कर उच्चरित आरोह अवरोह गति स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है। इसमें वाचन संबंधी कमियों का पता लग जाता है, इससे दूर किया जा सकता है। संवेद वाचन क्या होता है? इसमें बालक अन्य बालकों के साथ सास्वर वाचन करता है। छोटी कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं और कुछ प्रश्न देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जो बहुत अधिक बोलता है उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होता है? वाचाल। जागृत शब्द का विलोम क्या होता है? सुषुप्त। सजग शब्द का पर्याय नहीं है पहरेदार। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारा। रानी केत की कहानी की रचयिता इंशाअल्लाह खां। मैंने ये सारी चीजें बताई। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। व्याकरण में वाचन का सही अर्थ होता है भाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार बताइए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बस नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं आप। विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण विषय उपरोक्त सभी होता है। लोक कथा होता है, कविता कहानी होता है। हिंदी साहित्य की मनोरंजन विधा क्या है? कहानी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। कहानी शिक्षण का महत्व होता है कौतूहल और जिज्ञासा दोनों में। गद्य शिक्षा में महत्व क्या है? क्योंकि गद्य द्वारा कम समय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गद्य साहित्य द्वारा कल्पना शक्ति को जागर किया जा सकता है। गद्य द्वारा रचनात्मक व्यक्ति की अपेक्षाकृत सरल होती है। ये चारों ऑप्शन ही होते हैं गद्य शिक्षा। गद्य रचना के लिए जरूरी होता है भाषा तत्वों का ज्ञान, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु का ज्ञान, बिल्कुल सही है। संरचना स्वरूपों का ज्ञान, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखो, हमने दोनों क्वेश्चन से लगभग 6 पॉइंट निकाल लिए। 6 पॉइंट यदि हमें गद्य की विशेषता में आ जाएंगे तो हम लिख देंगे दोस्तों, कि नहीं लिख देंगे? लिख सकते हैं। दुरट पाठ का उद्देश्य नहीं है, तो खेल खेल में पढ़ना दुरुस्त पाठ का उद्देश्य नहीं है। सीखे पढ़ने की क्षमता में विकसित करता है और समझने की क्षमता भी विकसित करता है। अवकाश के समय पढ़ने का भी प्रयास होता है। अगले पद्य रचना में हम देखते हैं दोस्तों, पद्य रचना में जरूरी नहीं है मुहावरों का ज्ञान, लाभ का ज्ञान, तुकबंदियाँ। तो मुहावरों का ज्ञान जरूरी नहीं है, लाभ का ज्ञान तो होना चाहिए, तुकबंदियाँ होनी चाहिए, छंद होना चाहिए। पद्य में हो सकता है महापुरुषों की गाथा, प्राकृतिक वर्णन, करुणामयी गाथा, सभी चीज़ें हो सकती हैं। पद्य में सौंदर्य होता है, भाव सौंदर्य भी होता है, शब्द सौंदर्य भी होता है और ध्वनि सौंदर्य भी होता है। चारों होते हैं। आगे देखते हैं। गद्य शिक्षण बता ही दिया हमने। गद्य रचना में सभी तत्व सूक्ष्म पाठ के लिए जरूरी है। ये भी द्रुत पाठ दोबारा आ गया। अच्छा, ये चलो पद्य सौंदर्य देखते हैं। प्रत्यय जोड़ा जा सकता है धातु या शब्द के बाद। प्रत्यय सदैव धातु या शब्द के बाद जोड़ा जाता है और सदैव पहले जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय शब्द में किस प्रत्यय से बना? ये प्रत्यय से बना है। राष्ट्र में ये जोड़ दिया तो राष्ट्रीय हो गया। ये प्रत्यय से। अव्ययी भाव समास प्रयुक्त होता है। अथा कामम में, गतम में प्रयुक्त है कितवतु। आहार निद्रा भयम में समास है। समास आहार निद्रा भयम। समाहारा द्वंद्व। त्रिभुवन में समास है बहुव्रीहि समास। अगला देखते हैं भाई। राजपुत्री में समास है तत्पुरुष समास। हमने बताए थे राजपुत्री राजा की पुत्री, षष्ठ तत्पुरुष हो जाएगा। बेखटक में समास होता है, बेभाव समास होता है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं इसको। दशानन में समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। दिन रात में समास होता है, द्वंद्व समास। परुषधर में समास होता है, बहुव्रीहि समास। परुष को धारण करने वाले अर्थात परुषामजी। छात्रों को किसी बात को स्वयं समझने की प्रेरित करना मौन वाचन किस प्रकार का उद्देश्य होता है? रुचि होता है। मौन वाचन में निपुणता प्रतीक होती है, विचारों की पूर्णता होती है और भाषाई दक्षता होती है। सुबंत तथा तिगंत पदों के समूह को किस ने वाक्य बताया था? अमर सिंह ने सुबंत तथा तिगंत पद के वाक्यों को वाक्य बताया था। अन्वय का अर्थ होता है मेल। मैं सवाल हल करता हूँ, यह वाक्य है सकर्म कदवाच्य का। जिस प्रकार जिस वाक्य में एक से ज़्यादा उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। वाक्य सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसमें व्यक्तियों की आशंकाओं, विचारों, भावों की अभिव्यक्ति होती है। यह महर्षि विश्वनाथ का कथन है। मैंने एक पीतल की बाल्टी खरीदी। वाक्यों का शुद्ध क्रम क्या है? मैंने पीतल की एक बाल्टी खरीदी। सा नंबर होगा। राम को पढ़ना चाहिए। वाक्य कैसा? आज्ञावाचक। ठीक है, आदेशवाचक तो नहीं है ना संग। शब्दों का व्यवस्थित रूप कहलाता है वाक्य कहलाता है, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ वर्ड इंग्लिश में पढ़ाया है। जिस वाचन को शिक्षक द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? आदर्श वाचन। छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन होता है या संवेद वाचन भी हो सकता है। निम्नलिखित में से लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है? वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। विचारों का संप्रेषण किया जाता है बोलकर। मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता की जांच की जा सकती है। साक्षात्कार द्वारा लिखित अभिव्यक्ति विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। निबंध लिखना प्रारंभिक कक्षाओं के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की ज़्यादा उपयोग विधि क्या होती है? में लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। वाद विवाद बालकों को पढ़ाने के लिए जरूरी है। छोटे छोटे वाक्य सिखाना बालकों को लिखना सिखाने के लिए जरूरी है। मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होता है वाक्य बनाने के लिए। छोटे छोटे वाक्य लगे होते हैं
छोटे छोटे वाक्य होते हैं, सुंदर होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, प्रभावकारी होते हैं। हेडमास्टर को लिखा गया पत्र होना चाहिए विनम्र, स्पष्ट और आवेदनात्मक। मतलब किसी भी हेड को लिखें तो आप विनम्रता दिखाएं, स्पष्टता दिखाएं और आवेदनात्मकता दिखाएं। अगले रिश्तेदारों को पत्र लिखते समय ध्यान क्या रखना चाहिए? छोटे बड़े का पत्र लिखते समय बड़ों के लिए शिष्टाचार शब्द क्या होता है? मान्यवर होता है, बड़ों के लिए पूजनीय होता है, श्रद्धेय होता है। पत्र लिखते समय बराबर वालों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है भाई? प्रियवर, आयुष्मान, चिरंजीव, ये होते हैं। प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते समय शुरू में क्या लिखा जाता है? परम पूज्य, माननीय महोदय या आदरणीय या पूजनीय, तो मानवीय महोदय लिखा जाता है, माननीय महोदय। पत्र लिखने वाले हस्ताक्षर करता दाईं ओर बाईं ओर, तो भाई बताओ दाईं ओर हस्ताक्षर करता। पत्र लेखन में चरण स्पर्श शब्द प्रयोग किया जाता है, बराबर वालों के लिए, छोटों के लिए, अपने से बड़ों के लिए, अपने से बड़ों के लिए। प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते समय सबसे पहले संबोधित करते हैं। सेवा में पत्र लिखते समय बड़ों के शिष्टाचार का शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रिय, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बात क्या होती है? चिंता या व्यस्तता में पत्र न लिखें, शिष्टाचार का ध्यान रखें, अनावश्यक साहित्यिकता का प्रयोग न करें। सामान्यतः पत्र के प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। मौखिक लेखन कहलाता है, स्वयं चिंतन करके लिखना मौखिक लेखन माफ कीजिए, मौलिक लेखन कहलाता है। तो स्वयं चिंतन करके लिखना मौलिक लेखन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं मौलिक लेखन का मुख्य आधार क्या है? तो स्मृति तथा चिंतन मौलिक लेखन का मुख्य आधार है। मौलिक लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाव प्रकाशन ही मौलिक उद्देश्य है। और इसमें क्या है दोस्तों समझ में? कौन से पद निर्धारित शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखे जाते हैं? शासकीय पद। परिचित विषय होते हैं जिन्हें पूर्व से जानते हो, जिन्हें परिचय न हो, जिनसे नया परिचय हो, जिन्हें पूर्व से जानते हैं। मौलिकता से क्या आशय है? जो नकल न हो। मौलिक लेखन से अभिप्राय क्या है? जो कहीं ना लिखा गया हो। अगला देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि ठीक नहीं है? तो मौखिक अभिव्यक्ति में मौन वाचन विधि ठीक नहीं है दोस्तों। इसके आगे हम बात कर लेते हैं बोलने के लिए विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम स्कूल आयोजित किया गया है? तो प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराना, कक्षा में मौखिक विचार अभिव्यक्ति करना और अंत्याक्षरी प्रयुक्त आदि का आयोजन कराना ही बोलने के विकास में वृद्धि होता है। मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए धनात्मक संकेतों का प्रयोग करता है, उसकी मौखिक भाषा अभिव्यक्ति कहते हैं। संकेतों आज स्वीकार किया या कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर रामबिलास लाल का है। मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं होना चाहिए। मौन वाचन प्राथमिक स्तर पर जरूरी है। मौखिक कार्य होना चाहिए प्रतिदिन नियमित रूप से। आदर्श वार्तालाप के मुख्य गुण हैं उच्चारण की शुद्धता, स्पष्टता तथा प्रभावोत्पादकता। लिखित अभिव्यक्ति की आसान विधा क्या होती है? प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देना। मौन वाचन से क्या आवाज है? बिना बोले पढ़ना। निहित विचार से अभिप्राय क्या? गद्य पद्य में दिए गए विचार से। मौन वाचन जरूरी है मानसिक शांति के लिए। मौन वाचन के लिए जरूरी क्या है? एकाग्रता। वाचन का महत्व होता है। वाचन एकाग्र होता है, वाचन सामूहिक होता है। अशिक्षित व्यक्तियों के वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सभी होते हैं। निम्नलिखित में उस व्यंजन क्या है? सा तीनों उस व्यंजक है। सा संयुक्त अक्षर है। सारा आका खाका उच्चारण स्थान होता है कंठ को विसर्जनीय कंठा पढ़ाया था। मुद्रा शब्द का अर्थ होता है अंगूठी भी होती है, आकृति भी होती है और रुपया भी होता है, तीनों होते हैं। अज शब्द के ये दशरथ के पिता किए गए। दाध्वनि होती है, दंती होती है। बेखौफ शब्द में बेवफ शब्द जुड़ जाता है फारसी का। सत्य बोलने वाला वाक्यांश एक शब्द का होता है सत्यवादी। मधुरता शब्द में प्रयुक्त होता है दा। निम्न से कौन सी ध्वनि अंतयस्थ नहीं है? तो बा ध्वनि अंतयस्थ नहीं है, जबकि सभी क्या अंतयस्थ हैं। बच्चों को कहानी सुनाते समय निम्न से कौन सी ध्वनि अंतयस्थ नहीं है? अच्छा, यवा राला होता है भाई। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गलत है 101। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में कल्पनाशीलता को जागर करने के लिए क्या पूछना चाहिए? विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशाअल्लाह खां। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवियत्री। व्याकरण वचन का सही अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। अच्छाई मानवता बचपन के अच्छाई है, मानवता है, बचपन है। ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा है। कौन सा परिमाण का बोधक होता है? तो थोड़ा सा परिमाण का बोधक होता है। प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। प्रताप है, प्रमोद है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय है प्रत्यय बेस शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अनुकरण वाचन से क्या होता है? छात्र द्वारा शिक्षक द्वारा बोले गए वचनों का एडजेक्टिव्स एक वैसे ही छात्र द्वारा ग्रहण करना उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। मौन वाचन के 2 उद्देश्य बताइए। मौन वाचन से हम अपने पास वाले व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते? डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मौन वाचन कभी भी किसी वक्त किसी भी समय किया। अगला पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। 3 पुरुषवाचक होते हैं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम। गद्य पद में अंतर लिखिए। दोस्तों पढ़ा चुके हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन ये भी बता चुके हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कहानी शिक्षण की उपयोगिता ये भी बता चुके हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम सब बता चुके हैं। महावीर समास उपसर्ग प्रत्यय में अंतर भी। दा ध्वनि होती है। हम तो यहाँ दा ध्वनि होती है हमारी। बताओ। मूर्धन्य होगी दा।
दाधा दाना है। तो आप बताएं आपको, मैं तो एक बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अकूब संज्ञा कंठा, ठीक है। इचु नाम तालु, ऋतु रसाम मूर्ता, लिसुल नाम दंता, तो दंती होगी। बेखौफ शब्द में बेखौफ जुड़ा है फारसी शब्द का। अगला देखते हैं, सत्य बोलने वाले वाक्यांश के लिए होता है सत्यवादी। मधुरता शब्द में प्रत्यय लगा है ता। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतयस्त नहीं या वाराला, तो बा अंतयस्त नहीं है, याराला वह है। अंश और अंश का क्या अर्थ होता है, स्वर किसे कहते हैं, ये सब आपको क्वेश्चन दोस्तों करने हैं। ये लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कर लेने हैं। हमने जो दिखाए हैं लगभग हम सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है। देखो, स्वर व्यंजन में अंतर क्या होता है। स्वर वे शब्द होते हैं जो स्वयं बोले जाते हैं, व्यंजन वे शब्द जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों गद्य पद्य में अंतर लिखिए। हम ये सारे चीज़ें आपको सब पढ़ा चुके हैं। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोगों का कल का पेपर अच्छा जाएगा। कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए शुभ रात्रि, जो कल सुबह पेपर देने के पहले देखेंगे उनके लिए शुभ दिन। कुल मिला के आप सभी के लिए ये तीनों दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 2 दिन बहुत अच्छे गए हैं, कल का दिन भी जाएगा, लेकिन देखना ना भूलें कल शाम का वीडियो। अब आगे क्या है, आगे हमारी लाइफ में अब हम क्या करेंगे। 2 सेमेस्टर पूरे कर चुके हैं जो दोस्त हमारे रुके हैं, जो सिर्फ टीचिंग के लिए बैठे हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स करें हाँ सर लाइए वीडियो, अब आगे क्या है। उसके बाद जोरदार तैयारी अपन काय की करने वाले हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि यह कृष्णकांत बंदा जुड़ा है तो सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर वाले लड़कों की वजह से ही चल रहा है। सेकेंड सेमेस्टर वाली बहनों और मेरे छोटे भाई बहनों की ही दम पर चल रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।